मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बायो-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा। हम लोगों ने फोर्स ऑन ए चार्ज कैरियर इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स। बड़ा आसान सा टॉपिक है। यहाँ हमारे पास एट ए टाइम बहुत सारे चार्ज कैरियर्स होंगे जो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे होंगे और हम नाम देते हैं उसको करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक कोई ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जब हम लोग करंट की बात करते हैं तो नो डाउट करंट हमारा डायरेक्ट करंट होना चाहिए, यानी स्टेडी करंट होना चाहिए। वेरिंग करंट्स या अल्टरनेटिंग करंट्स की बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्शनल करंट की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिलॉसफी बड़ी नॉर्मल सी है कि हम लोग एक चार्ज कैरियर के ऊपर पहले फोर्स निकालेंगे, फिर हम लोग जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स हम लोगों को मिल जाएगा। ध्यान रहे, यहां हम इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां सिंपली हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे और उससे हमारा एक छोटा सा बड़ा काम का, छोटा सा है लेकिन बड़े काम का फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाएगा। देखिए करते हैं क्या। सबसे पहले ये कोई मैंने एक यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। इस यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, यानी जो मेरे करंट की डायरेक्शन है वो ये हो गई। इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे करंट एलिमेंट के टर्म्स में दे भी रखा है I इंटू एल, या जो मेरा चार्ज कैरियर था, इलेक्ट्रॉन था, उसके परपेंडिकुलर मैंने ले रखा है क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रहे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हम लोगों को यहाँ पे नहीं करनी है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है। ये जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडरेशन में लिया हुआ है A, इसकी लेंथ को कंसीडरेशन में लिया हुआ है L। इस तरह से टोटल वॉल्यूम जो इसका हो गया वो हो गया डियर स्टूडेंट्स A इंटू L। अब अगर इसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स स्मॉल n है तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स n यहां पर हो गया n इंटू A इंटू L, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मैंने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। अब मैं अगर फोर्स की बात करता हूं तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला F इक्वल्स टू Q B V साइन थीटा में पढ़ के आया हूं। ये थीटा एंगल जो है वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। अगर मैं यहां कंसीडरेशन में लेता हूं तो ये एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री है। मैंने बिल्कुल इनिशियली इसको कंसीडरेशन में रखा है क्योंकि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव है वो चार्ज कैरियर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ये 270 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, कहने का मतलब यहां पर मेरा जो कांसेप्ट है वो sin 90 या 270 होगा, उसके अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो डायरेक्शन मैं यहां कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहा हूं, इसलिए मैंने 270 और 90 को यहां पे कंसीडरेशन में नहीं लेना, लेकिन होगा इनमें से ही कोई एक, यानी कि sin थीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 होगी। जहां तक डायरेक्शन की बात आएगी तो उसके लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। हालांकि मैथमेटिकली भी डायरेक्शन हम लोगों की आ जाएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, बस इसका अंतर पड़ता है अगर मैं यहां पे 90 कंसीडर करता हूं या 270 कंसीडर करता हूं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालता हूं जिसको स्मॉल f लिखा है। तो ये मेरे पास होगा क्या, Q की जगह पर माइनस का E, Q की जगह पर माइनस का E, B मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ में जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है VD, और साइन मेरे पास यहां थीटा है तो मैं इसको 90 प्लेस कर लेता हूं। इस तरह से फोर्स मेरे पास मिल गया माइनस का E B V D। अब मैं अगेन इस माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करता, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करता हूं और डायरेक्शन के लिए मैं कुछ आगे और रूल पढ़ूंगा या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से बात करूंगा। ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी एक फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स आ गया।
मुझे टोटल फोर्स चाहिए, तो मैं यहां पे कैपिटल एन स्मॉल एफ लिख सकता हूं। कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, तो दैट इज इक्वल्स टू एन ए एल। साथ में मैं मॉड्यूलस के अंदर ही डालता हूं ई बी वी डी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद आ रहा हो तो एन ए ई वी डी ये मेरे को करंट का कॉन्सेप्ट देता है, इसलिए मैं यहां पे करंट आई प्लेस कर देता हूं। साथ में एल मेरे पास रह गया था, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड रह गया था। इस तरह से टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ गया आई एल बी। थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई इंटू एल, जिसको मैं करंट एलिमेंट कहता हूं, जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी मैंने एरो मार्क कर दिया। अल्टीमेटली मैं अब इसको लिख सकता हूं क्या, बी आई एल साइन फाई। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फाई है ये एंगल करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। ध्यान रहे, जब भी मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो करंट एलिमेंट से एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बढ़ूंगा। जो भी एंगल होगा वो मेरे को यहां पर प्लेस करना होगा। अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं देखता हूं तो पर्टिकुलर सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन मेरे पास ये है, करंट एलिमेंट की भी डायरेक्शन यही हो गई। यहां से एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलता हूं तो फाई की वैल्यू यहां पर कितनी है, 90 है। यानी इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल की बात कर लूं, या तो मैं फिर लेफ्ट हैंडेड फ्लेमिंग्स रूल की बात कर लूं। तो मैं लेफ्ट हैंडेड फ्लेमिंग्स रूल को लेता हूं, ज्यादा रिलायबल है, दैट इज एफ बी आई। तो देखो बच्चों, आई की डायरेक्शन में मैंने आई लगाया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फील्ड लगाया, तो देखिए फोर्स मेरा परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ गया। परपेंडिकुलर आउटवर्ड को मैं यहां पर या तो एक सर्कल के अंदर डॉट से शो करता हूं, या तो प्लस एन कैप से शो करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकाल सकता हूं। एस्पेक्ट बड़ा छोटा सा है, बड़ा आसान सा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पीछे से सारी चीजें पढ़ी हुई है। जो आज की ही क्लास में सीधे सीधे आकर के बैठे हुए हैं उनके लिए नो डाउट ये प्रॉब्लम करेगा। तो पहले पीछे की क्लासेस को आप कंटिन्यू कीजिएगा, देन आफ्टर इसको समझिएगा। मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, 15 जुलाई तक जाते जाते फिजिक्स मुश्किल लगने लगती है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि पीछे की चीजों को हम स्किप करके आ रहे होते हैं, उनको प्रॉपर नहीं करके आ रहे होते, इसलिए प्रॉब्लम आती है। आप इसको ग्रैस्प कीजिए। ग्रैस्प करने के बाद कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, वो मैंने यहां पे डिस्कस किया हुआ है, लिखा हुआ है, आप लिख लेंगे। यहां से आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमने किया क्या है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने वहां आपको एक्सप्लेन किया था वही सारा का सारा एग्जाम में कैसे लिखना है। रेडी टू राइट आपके पास नोट्स हैं, आप इनको सीधे सीधे ग्रैस्प कर सकते हैं। माइनस के साइन के चक्कर में आप लोग ना पढ़ें, वैसे ये गलत नहीं है, बिल्कुल अपने आप में ठीक है। आप इसको भी कंसीडरेशन में लेकर के फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल की हेल्प से। बाकी तो आप मॉड्यूलस निकालते जाएं और जैसे जैसे मॉड्यूलस निकालते जाएंगे वैसे वैसे आपका एक्सप्रेशन ठीक आता चला जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स की बात हो गई, आई एल क्रॉस बी या आई एल क्रॉस बी, मैं इसको लिख सकता हूं। स्पेशल केसेस की बात हम लोग करते हैं। स्पेशल केसेस की बात अगर हम लोग करें तो अगेन बड़े आसान से है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने यहां पे फोर्स को लिखना है, दैट वाज बी आई एल साइन थीटा या फाई। यहां मैंने फाई लिया था अपने एक्सप्रेशन में, तो इसको भी मैं फाई लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, डजंट मैटर नेमिंग है। अब जरा देखिए, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है, इसको मैं करंट एलिमेंट कह देता हूं, इसको मैग्नेटिक फील्ड कह देता हूं, तो ये फाई जो है वो मेरे पास 0 डिग्री होगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री होगा,
दोनों ही स्थितियों में लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो होगा। अगर ये मेरे पास करंट एलिमेंट IL है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में बढ़ता हूं, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसी स्थिति में मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, IL मेरा यहां पे है, यहां से 270 डिग्री पे ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस स्थिति में भी मैक्सिमम होगा ILB, क्या मेरा मैग्नेटिक फोर्स। तो इसको मैं BIL sin थीटा के नाम से भी जान सकता हूं, ये डबल I नहीं है, ये BIL है बच्चों। तो आप एक स्मॉल एक बिग कैपिटल लेकर के आप लोग यहां पे मेंशन कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, इसके बेसिस पे हमने डायरेक्शन की बात बताई थी, आपको पहले भी समझा चुके हैं। अब देखिए जैसा हम लोग करते चले आए हैं वैसा ही अब फिर दोबारा से करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट हमें कितना समझ में आया ये तभी क्लियर हो सकता है जब हम उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल एक सॉल्व कर लें। यहाँ कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व कराता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग घर पे जाकर के एज असाइनमेंट करेंगे। जिसमें भी प्रॉब्लम आएगी व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को प्रोवाइडेड है, व्हाट्सएप करें और मेरे से डिस्कस कर लें। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। सबसे पहला काम मेरे को यहाँ पे मास जो लिखना है वो SI सिस्टम में लिखना है, m इक्वल्स टू 200 ग्राम की जगह पे 10 टू पावर -3 किलोग्राम। आई होप सो ये काम आप कर लेंगे। एंड लेंथ मेरे पास प्रोवाइडेड है कितनी, 1.5 मीटर SI सिस्टम में। कैरीज ए करंट ऑफ I प्रोवाइडेड है मेरे पास 2 एम्पियर। It is suspended in mid-air by uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? डायग्राम नहीं दे रखा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एज यूजुअल, जैसा हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चे बड़ी नॉर्मल सी बात है कि किसी भी चीज को अगर आप हॉरिजॉन्टली एयर में सस्पेंड करना चाहते हो तो जितना वेट उसका नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही आपको एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी वो सस्पेंड कर सकता है। मान लीजिए ये मेरे पास कंडक्टर है, अब इसका वेट mg नीचे काम करेगा, तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगना चाहिए, जिसकी वैल्यू मैं क्या लिखता हूं, BIL sin थीटा लिखता हूं, ये ऊपर की तरफ लगना चाहिए, तभी ये एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं, फिर इसके बाद क्या करूंगा, डायरेक्शन निकालूंगा, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की या व्हाटएवर सो, क्योंकि डायरेक्शन उसमें दे दी रखी है। चलिए देखो बच्चों मुझे करना क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, BIL इक्वल्स टू m इंटू जी लगाना है। अब कोई कहेगा ये थीटा साइन थीटा कहां गया, मैं इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को इंपोज करूंगा कि वो मैक्सिमम फोर्स लगाए और फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड हो, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे साइन 90 लेकर के 1 कर दिया और फॉर्मूले को सॉल्व कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पूछा गया है, तो मैं यहां से B इक्वल्स टू लिख पाऊंगा m इंटू जी ओवर I इंटू L। स्टूडेंट्स मास मेरे को दे रखा है, G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है 9.8 या 10, जिससे भी आप लोगों की कैलकुलेशन आसान होती है वो लगा सकते हैं। करंट की वैल्यू मुझे दे रखी है और लेंथ मेरे को दे रखी है। मैं समझता हूं जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, मुझे ना तो इसमें करंट की डायरेक्शन दे रखी है ना ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है। अब दो डायरेक्शन है, दोनों आर्बिट्रेरी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो फोर्स है वो निश्चित रूप से परपेंडिकुलर अपवर्ड होना चाहिए, तभी ये एयर में सस्पेंड कर पाएगा, अदरवाइज तो नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग अब चूंकि दो डायरेक्शन मेरे पास अननोन है तो दोनों में से कोई एक डायरेक्शन मेरे को लैट करनी होगी, दूसरी डायरेक्शन मैं निकाल सकता हूं। लगेगा मेरा वही क्या, FBI। F मुझे ऊपर चाहिए, अगर मेरा करंट जो है वो बाहर की तरफ है तो B मेरा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मेरी फिंगर ये दे रही है उस तरह से हो सकता है, या मान लीजिए मैं यहां चेंज करना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसके करस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं मेरे को करंट की डायरेक्शन को चेंज करना होगा। लेकिन ये ऑब्वियस है कि फोर्स मेरे को ऊपर ही चाहिए, तभी ये काउंटर कर पाएगा किसको, किसको बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स को।
यहां एक बात और भी, कई बार वो हमें क्वेश्चन के अंदर मास पर यूनिट लेंथ दे देता है। तो बच्चों आप जब भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहां पे पहले b को सेपरेट कर लें और इस तरह से फॉर्मूले को लिख लें। अब इसमें आप देखेंगे कि मास पर यूनिट लेंथ जो है वो अपने आप में एक नया वेरिएबल बन के आ गया, जो आपको कई बार क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है। तो डोंट वरी, आप ये कभी पहले बस सोचिए कि मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं, कितने की कमी है, आप लिखते चले जाइए। फॉर्मूले में उस क्वांटिटी को सेपरेट कर लीजिए जो आपको चाहिए, जो आपकी अननोन है, बाकी फिर वैल्यूज डालिए तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं होता और एनसीईआरटी का तो विशेष रूप से कभी भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए सेम कॉन्सेप्ट, मैं समझता हूं आप समझ लेंगे। यहां से जो आपको लिखना है एग्जाम में सारी चीजें मैंने यहां पे आपको बता रखी है। एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है, आपके यहाँ एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट हमने इस पे लिखा भी है। देखिए दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, नो डाउट जो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोगों को यहां पे कंप्यूट करना है। इसी के बेसिस पे 1 एम्पियर की जो एसआई यूनिट सिस्टम वाली डेफिनेशन है वो आएगी। अब तक आप लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करते रहे थे Q = IT से, जो कि एसआई यूनिट सिस्टम का डेफिनेशन नहीं है। 1 एम्पियर का डेफिनेशन एसआई यूनिट सिस्टम में जो दे रखा होता है वो हम यहां से प्रूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आता ही आता है। मैं एज यूजुअल पहले फिलॉसफी समझाऊंगा कि दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में लगने वाले फोर्स को कैसे कंप्यूट हम लोग करेंगे, इसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपके पास में ये दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जिनकी लेंथ इनफाइनाइट है, ऊपर नीचे दोनों डॉटेड से शो कर रखा है, इसका मतलब इनफाइनाइट लेंथ है। इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r से डिनोट हम लोगों ने की हुई है। पहले कंडक्टर में करंट I फ्लो हो रही है, दूसरे कंडक्टर में I2 फ्लो हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, यहां समझिए, जो पहला करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये करंट कैरिंग कंडक्टर दूसरा I2 वाला रखा हुआ है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर I2 वाला है इसकी वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने I1 करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया हुआ है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। अब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हम लोगों को फाइंड आउट करना है और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन इनवर्ड है, दोनों ही अंदर की तरफ हैं, इसका मतलब दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन आउटवर्ड आती है तो दे विल रिपेल। तो बच्चों किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए काम वही करना है हम लोगों को। फिलॉसफी समझ लीजिए क्या है। पहले मैं करंट कैरिंग कंडक्टर 1 की वजह से यानी I1 करंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा मेरा B1। अब B1 इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जब मैं निकालता हूं तो शॉर्टकट फॉर्मूला मेरे पास ये दे रखा है μ0 I1 / 2πr। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो इसका पूरा फॉर्मूला μ0 / 4π I/r × 2। ये 2 भी कहां से आया था, 2 आया था sin अल्फा प्लस sin बीटा से। अब चूंकि ये इनफाइनाइट कंडक्टर है तो अल्फा भी 90 है और बीटा भी 90 है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही फॉर्मूला आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में सारी चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। चलिए तो यहां मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ गया ये μ0 I1 / 2πr। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर I2 है, इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स निकलेगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 ड्यू टू 1। लिखने का तरीका समझ लीजिए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 ड्यू टू 1 किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से लग रहा है, किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो इसके मैग्नीट्यूड की बात मैं पहले कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात अभी थोड़ी देर में करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास अगेन किससे निकलेगा, BIL sin थीटा से निकलेगा। थीटा मैंने कहीं नहीं लिया तो मैं थीटा ही ले लेता हूं।
अब देखिए जरा बच्चों, थीटा कितना है ये मुझे देखना है। मैग्नेटिक फील्ड तो V1 है, आई मेरे पास 2 है, लेंथ को मैं यूनिटी कंसीडर कर रहा हूं, यानी यूनिट लेंथ के ऊपर लगने वाले फोर्स को निकाल रहा हूं। 1 मीटर का जो वायर है उसके ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं। वायर तो मेरे पास इनफाइनाइट है, लेकिन फोर्स मैं निकाल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर के ऊपर लगने वाला। इस तरह से मेरे पास F21 जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो हो जाएगा B1 I2 और L sin थीटा दोनों 1 हो गए, बिकॉज ऑफ L मैंने 1 ले रखा है और थीटा मेरा 90 आएगा। कैसे आएगा वो जरा समझिए। बाकी फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं यहां से निकाल के दे सकता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन निकालनी होगी। इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा। थंब मेरा करंट की डायरेक्शन शो करेगा, तो ये कर्वेचर ऑफ फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, जस्ट लाइक। तो देखिए यहां पर I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड आ गया, तो मैं यहां पे ये परपेंडिकुलर इनवर्ड लगा देता हूं बच्चों। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड मेरा इनवर्ड है और करंट मेरी ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया। वही मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले कहा था। इस तरह से F21 आ गया। अब इस F21 की डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो अगेन मेरे को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना होगा, दैट इज BIL sin थीटा। तो फोर्स मेरे को निकालना है, तो FBI F मेरे को निकालना है। B मेरे पास ये अंदर है, I मेरा ऊपर है। जरा देखिए अपने आप से थंब कहां आ गया, अपने आप से थंब जो है जो F21 है उसकी डायरेक्शन यहां पे लेकर के आ गया। ये यहां पे F2 से रिप्रेजेंट कर रखा है, मैंने इसको लिखा है F21। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बच्चों मैं इसका दूसरा काम करना चाहूंगा। दूसरा क्या, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है कौन सा I2, उसकी वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा और फिर I1 कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालूंगा। तो देखिए निकालते हैं। ये जो मेरे पास I2 कंडक्टर है इसकी वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको मैं B2 कहूंगा डियर स्टूडेंट्स। B2 के लिए भी फॉर्मूला तो यही मेरा काम करेगा, लेकिन अब ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई R। तो बच्चों सिर्फ करंट मेरा चेंज होगा, जहां पे B2 है वहां पे I2 होगा, जहां पे B1 है वहां पे I1 होगा। अब यहां अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स को लिखना चाहूंगा मैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 ड्यू टू 2। अगेन मैं मैग्नीट्यूड ही निकाल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास फॉर्मूला वही BIL sin थीटा, अगेन या θ1 कह देते हैं मैं इसको। तो B मेरे पास होगा यहाँ पे क्या, B2, I होगा I1, लेंथ अगेन मैं यूनिट लेंथ ही कंसीडर करूंगा जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं, तो दैट इज 1। sin φ1 की बात करूं, θ1 की बात करूं, तो अगेन देखिए ये 90 आएगा। कैसे आएगा समझिए। मेरे को पहले यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं क्या करता हूं, राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं। डियर स्टूडेंट्स देखिए स्पीड किसी को फास्ट लग रही हो सकती है, लेकिन जिन्होंने पहले सारी क्लासेस ले रखी है उनको कोई स्पीड फास्ट नहीं लगेगी। जरा देखिए राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। सबसे पहले रसगुल्ला खाया, राइट हैंड थंब रूल। अब जरा देखिए यहां पे अंदर की तरफ क्या हो गया, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया डियर स्टूडेंट्स। जब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो ऑब्वियसली मैं यहां पे फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकता हूं। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट ए मिनट। रसगुल्ला कौन से हाथ से खाओगे भाई, गलत हाथ से रसगुल्ला खा लिया, गलत चला गया। राइट हैंड तो ये होता है ना, हाँ, तो राइट हैंड से इससे खाओगे, इससे खाओगे। जब राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये रहेगा। अब रसगुल्ला खाते समय गलती करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। चलिए तो ये कहां आया, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आया। परपेंडिकुलर आउटवर्ड आया तो यहां पे आप लोग क्या करोगे, एक गोला लगाओगे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरा यहां बाहर आ गया, करंट मेरा ऊपर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये φ1 या θ1 जो मैंने यहां पे लिखा है ये कितना हो गया बच्चों, 90 हो गया। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हम लोग इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो बच्चों ये रहा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। F मेरे को पता करना है, B मेरा बाहर की तरफ है, ये B मैंने बाहर की तरफ लगा दिया, I ऊपर है, जरा देखिए I ऊपर चला गया, फोर्स आ गया अंदर, फोर्स अंदर आ गया तो ये F1 आ गया, या जिसको मैंने F12 कहा था वो आ गया। तो बच्चों देखो F1 और F2 दोनों एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसका मतलब दे विल अट्रैक्ट ईच अदर।
एक छोटा सा होमवर्क ये है कि ये तो पैरेलल वायर्स थे जिनमें करंट की डायरेक्शन सेम थी। अब मैं एंटी पैरेलल वायर्स की बात करता हूं। तो एंटी पैरेलल वायर्स में यहां पे करंट की डायरेक्शन को हमने उल्टा किया हुआ है। इस स्थिति में आप लोगों को फोर्सेस की बात करनी है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स रिजल्ट मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। यहां क्या होगा, दोनों फोर्सेस मेरे बाहर की तरफ निकल के आएंगे, अल्टीमेटली दे विल रिपेल ईच अदर। तो अगर आपसे कोई डिस्कस करता है शो दैट, एक्सप्लेन दैट एंटी पैरेलल वायर्स रिपेल ईच अदर, तो आपको ये वाला डायग्राम देना है। अगर आपसे कोई डिस्कस करता है शो दैट, एक्सप्लेन दैट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाला डायग्राम देना। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब 1 एम्पीयर की डेफिनेशन की बात भी यहीं से निकल के आती है। क्या यहां जब मैं फोर्स की बात करूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो फोर्स का फॉर्मूला तो ये रहा। मैं F की बात यहां पे कर लेता हूं, दोनों का सेमी मैग्नीट्यूड आना है। V1 की बात डाली तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 ओवर R, ये मेरे पास B आ गया, साथ में I2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स जो है वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 ओवर R आ गया। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाइड बाई और डिवाइडेड बाई कर देता हूं, तो ये म्यू नॉट ओवर 4 पाई मेरे पास एज यूजुअल मिल गया। तो यहां से फोर्स जो है वो स्टूडेंट्स मेरे को मिल गया क्या, म्यू नॉट ओवर 4 पाई। ये तब की बात है जब वैक्यूम है इन दोनों के बीच में, 2I1 I2 ओवर R। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट आपको यहां से मिलता है। ये तो 10 टू पावर -7 है। I1 I2 करंट मेरे को यहां से डिफाइन करना है, 2 कांस्टेंट है, R को भी मैं 1 मीटर ले लेता हूं, ठीक है। ध्यान रहे यहां पे ये जो L है इसको मैंने 1 मीटर लिया था, ये यहां पे L है इसको भी 1 मीटर लिया था। अगर ये फाइनाइट लेंथ है तो सिंपल सा यहां पे आपने कॉमन लेंथ L से मल्टीप्लाई करना है, दोनों में से जो भी छोटा वायर है उसकी लेंथ से आपने मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर फोर्स चाहिए तो। बाकी तो यूनिट लेंथ के ऊपर 1 आपका कॉन्सेप्ट आता है। तो बच्चों यहां से मेरे को कॉन्सेप्ट मिलता है क्या, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच व्हेन फ्लोन थ्रू 2 पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर्स separated by 1 meter length experience a force of 2 into 10 power -7 न्यूटन पर यूनिट लेंथ। कितना पर यूनिट लेंथ, हम लोगों ने यहां पे यूनिट लेंथ कंसीडर की थी, इस एल को भी 1 लिया था। तो यहां से डेफिनेशन आपको देनी है, आपको सिर्फ यहां से अंडरस्टैंडिंग में डालना है। एग्जाम में कैसे लिखना है वो तो हमने आगे लिखा हुआ है ही, हम उसको भी अभी एक्सप्लेन कर देंगे। मैं अगेन डिफाइन कर रहा हूं, 1 ampere is the amount of current which when flown through 2 parallel current carrying conductors, यानी दोनों में 1 एम्पियर की करंट separated at 1 meter length experience a force of 2 into 10 to power -7 न्यूटन on unit length। अब इसमें प्रोवाइडेड ये भी है कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में वैक्यूम होना चाहिए, तभी मैं यहां पे 10 टू पावर -7 की बात कर पाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था कॉन्सेप्ट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स का। नो डाउट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी बच्चे को स्पीड थोड़ी फास्ट लगती है तो वो वीडियोस को स्लो मोशन में चला के देख सकता है, वीडियोस को पॉज करके बात को ग्रैस्प करके फिर आगे बढ़ सकता है। अब मैं इसी क्लास को जानबूझ करके पूरे 1 घंटे की बना दूं, 1.5 घंटे की बना दूं, वो यूजलेस है, अननेसेसरी। जो होशियार बच्चे हैं उनका टाइम किल करने की बात होती है, तो मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि होशियार बच्चों के पास में उतना टाइम नहीं है कि वो फालतू में एक ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर के 2-2 घंटे तक बैठे रहेंगे। जिनकी स्पीड थोड़ी सी कम है वो निश्चित रूप से वीडियोस को बीच बीच में रोक करके चीजों को ग्रैस्प करते रहेंगे। मैं यहां एक बार फिर दोबारा से आपको बताता हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे दिया। पैरेलल वायर्स हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ये मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है डियर स्टूडेंट्स। और जो एंटी पैरेलल वायर्स हैं वो रिपेल करेंगे। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर यहां मैंने क्लियरली मेंशन की हुई है, जो अभी आपको समझाया था। 1 एम्पियर इज दैट द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। ध्यान रहे ये स्टडी करंट का कॉन्सेप्ट है, डीसी का कॉन्सेप्ट है, एसी या वेरिंग करंट्स का नहीं है। which on flowing in each of 2 parallel wires infinitely long conductors negligible cross sectional area
प्लेस्ड इन वैक्यूम। देखिए यहाँ पे सारी बातें हमने मेंशन की हुई है, जो बातें अलग अलग करके वहां आपको समझाई थी, सारी बातें एक ही जगह पे डिफाइन में दे रखी है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर प्रोड्यूस बिटवीन देम फोर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर का कॉन्सेप्ट है, 1 मीटर के ऊपर लगने वाले फोर्स की बात की हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था हम लोगों का रिगार्डिंग टू व्हाट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स का। अब देखो बच्चों, इसके बाद नो डाउट इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोगों को डिस्कस करना है, वो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, फिर मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो जाएगा। देखिए क्या है न्यूमेरिकल, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। सब लोग न्यूमेरिकल को पढ़ाएंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करने की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल है एग्जांपल नंबर 16। बाकी के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एज असाइनमेंट घर से करके लाने हैं, ये मैं डिस्कस कर देता हूं। A rectangular loop of side 20 cm and 10 cm carrying a current of 15 ampere is placed with its longer side parallel to long straight conductor 2 cm apart carrying a current of 25 ampere. What is the net force on the loop? डायग्राम नहीं दे रखा, मुझे अपने आप से डायग्राम बनाना है, मजा आता है सिचुएशन को देख करके। जो सबसे बाद में बात बता रखी है उसको सबसे पहले लो। ये इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आपने ले लिया, इससे पैरेलल आपने 25 बाई 10 सेंटीमीटर का एक लूप रखा है और लॉन्गर साइड को पैरेलल रखा है। तो लॉन्गर साइड को पैरेलल रखा, ये इस तरीके से ये लूप बनेगा, ठीक है। अब ये 25 सेंटीमीटर है और ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये इनफाइनाइट है। जो बात थी बीच की दोनों की डिस्टेंस की, तो वो ये 22 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 2 सेंटीमीटर है। और करंट जो फ्लो हो रही है वो 15 एम्पियर हो रही है, यहां से 15 एम्पियर की करंट की डायरेक्शन उसने नहीं दे रखी कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप अपनी तरफ से चूज कर सकते हैं। सपोज आपने ऐसे करके ये करंट की डायरेक्शन चूज कर ली, लिखना होगा आपको। और 25 एम्पियर की करंट है इस वाले वायर में, यहां पे 25 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ये भी डायरेक्शन आपने अपने आप से चूज करनी है, ये भी डायरेक्शन उसने नहीं दी है। अब इसके ऊपर आपने टोटल फोर्स निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां बड़ा मजेदार सा कांसेप्ट है। यहां मेरे पास लूप की 4 साइड हैं, तो ऑब्वियस है 4 फोर्स होंगे। तो मैं चारों फोर्सेस की बात करूंगा, चारों फोर्सेस के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए कैसे करना है। मानिए इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को मैंने F1 कहा, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को F2 कहा, इस पे लगने वाले फोर्स को F3 कहा और इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को F4 कहा। फॉर्मूला मेरे पास सिंपल है, क्या? F = BIL sin थीटा, बिल साइन थीटा। अब जरा मैं F1 की बात करता हूं, तो F1 ऑब्वियस है, यहां पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड मेरे को चाहिए, तो मैं कह देता हूं इसको B1। तो B1 I की बात करता हूं तो 15 एम्पियर मेरे को दे रखी है, मैं यहां पे 15 लिख देता हूं। L की बात करता हूं तो 25 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको लिखता हूं 25 × 10⁻²। जहां तक साइन थीटा की बात है तो इसको मैं देखना चाहूंगा, मेरे को पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, फिर करंट के अंदर उसको रीड करूंगा। तो वही कॉन्सेप्ट, ये जो 25 एम्पियर वाला वायर है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो देखते हैं कितना बनेगा। रसगुल्ला खाया सबसे पहले, परपेंडिकुलर इनवर्ट, चलिए परपेंडिकुलर इनवर्ट बना और करंट मेरा ऊपर है तो 90 डिग्री एंगल आ गया, तो मेरे पास साइन थीटा जो है वो 90 हो गया। नॉर्मली आप लोगों के यहाँ जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें ये थीटा 90 ही मिलता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए, तो मैं समझता हूं अब ये आप निकाल सकते हैं F1 की वैल्यू, B1 निकालना है तो वही फॉर्मूला अभी आपके पास में था, μ0/2 पाई I1/R। ये I1 आपका 25 एम्पियर है, तो μ0/2 पाई 25/R 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10⁻²। तो बच्चों ये B1 की वैल्यू आप यहां से डाल दोगे, दैट इज B1 की वैल्यू डाल दोगे यहां से ऊपर, I आपके पास दे रखा है, ये आपको दे रखा है, तो F1 निकल जाएगा। अब जरा अगली बात करते हैं हम लोग
किसके बारे में, F2 के बारे में डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए F2 का मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, क्या होगा समझिए। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां भी मेरा क्या होगा, जल्दी बोलो, राइट हैंड थंब रूल से वही अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां अगर मैं फोर्स की कैलकुलेशन करूंगा, यहां अगर मैं फोर्स की कैलकुलेशन करूंगा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। आपके पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, आपके पास राइट हैंड थंब रूल है, लगा के देखिएगा। अगर आपका दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो नहीं आता तो मुझे अगली क्लास में बताइएगा। अब मैं F3 की बात करता हूं, तो F3 के लिए फॉर्मूला मेरा यही होगा, बस अंतर क्या होगा, जो मेरा थीटा यहां पे भी 90 आ रहा था वो मेरा 270 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ जो करंट की डायरेक्शन है इसमें नीचे होगी। अल्टीमेटली फोर्स मेरे पास जो F3 आएगा वो मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा फर्क होगा। क्यों फर्क होगा, क्योंकि भैया यहां जो R है ना, यहां पे जो V2 बनेगा मेरा, V2 बनेगा किसकी वजह से, इसी 25 एम्पीयर की वजह से। 25 एम्पीयर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे V2 बनेगा, V2 के लिए R मेरा अलग हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ F3 की बात जब करूंगा तो ये मेरे पास आएगा म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 वही 25 एम्पीयर है, और R की जगह पे हो जाएगा मेरा कितना, 2 + 10 इंटू 10 टू पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, ये तो V1 की वैल्यू आ गई, या सॉरी V2 की वैल्यू आ गई, और V2 के बाद में L मेरे पास वही है, कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 10 टू पावर -2, और I1 मेरे पास 25 एम्पीयर है ही, तो ये हो गया BIL sin थीटा, ठीक है। sin थीटा की वैल्यू 270 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन डालो या डायरेक्शन बता दो। तो ऑब्वियसली जो F1 और F3 हैं इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगी। नो डाउट ये वाला कंडक्टर नजदीक है तो ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स छोटा होगा, तो मैं बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बिकॉज ऑफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और बड़े वाले की डायरेक्शन को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट पैरेलल करंट एंड कंडक्टर्स। तो बच्चों आप यहां से कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को करने की, जो मैंने यहां आपको भी समझाया वही चीज को कैसे आपने एग्जाम में लिखना है। ये जरा यहां से देखिए, ये देखिए ये फिगर यहां हम लोगों ने थोड़ा अलग सेंस में ले रखी है, तो मैं इसको घुमा देता हूं तो वही सेंस आपको मिल जाएगा जो सेंस हमने ऊपर डायग्राम में लिया था। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये लीजिए। अब बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये रह गया बच्चों कि करंट की डायरेक्शंस जो थी, जो हमने कंसीडरेशन में ले रखी थी, उसके अपोजिट हैं। डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट वही होगा, डोंट वरी। यहां से सारी पैरामीटर्स आपको मिल गए। अब यहां आप देखेंगे सारी चीजों को हमने लिखा, सीधे फॉर्मूला डाल रखा है फोर्स का, F1 = म्यू नॉट ओवर 4 पाई टू I1 I2 ओवर R1, वैल्यू डाली निकाल दिया। अट्रैक्टिव हम लोगों ने लिखा विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फिर ये रिपल्सिव निकल के आया। यहां पर जो दो फोर्सेस थे वो कैंसिल आउट हो गए, उनको मेंशन ही नहीं किया। नेट फोर्स निकाला तो हम लोगों ने बड़े में से छोटे को बढ़ाया और हमारा जो रिजल्टेंट है वो अट्रैक्टिव में आ गया। ये चीज हमने यहां मेंशन कर दी डियर स्टूडेंट्स। अब टॉर्क की बात हम लोग करेंगे, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप सो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां से आप लोग कैसे लिखना है एग्जाम में ये समझ जाएंगे। यहां बस अंतर ये है, थोड़ा सा मैं आपको और एलोबरेट कर देना चाहूंगा कि ये जो F1 है, इस F1 को हमें लिखना था B1 I2 L sin थीटा। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट था B1, इसको हमने लिख दिया म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और दैट इज 2I1 ओवर R। ये मेरा B1 हो गया और I2 हो गया मेरा अपनी जगह पे, और लेंथ जो है वो यहां पे ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर AB, इसको हम लोगों ने L लिख रखा है।
जहां तक थीटा की बात है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार ये 90 आएगा, दूसरे बार 270 आएगा, इसलिए हम लोगों ने साइन थीटा को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, कस्टमाइज करके डायरेक्ट फॉर्मूला डाल रखा है। तो आप लोग कस्टमाइज करके डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसके साथ में एल ऑन लगा लीजिएगा। और बाकी अगर आप पूरी फिलॉसफी समझना चाहते हैं तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही आप लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू।